नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। एक ऐसी कहानी जहां एक स्क्रीन फ्लॉप एक्टर सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोसेफ विजय चंद्रशेखर की। अपनी छोटी बहन की दुखद मौत के बाद उन्होंने अपने पिता की डॉक्टर बनाने की इच्छा को साफ ठुकरा दिया था ताकि वो तमिल सिनेमा पर राज कर सकें। और फिर अंततः उन्होंने एक ऐसी 50 साल पुरानी राजनीतिक सत्ता को हिलाकर रख दिया जिसे अजेय माना जाता था। चलिए इस पूरे सफर को डिकोड करते हैं। अब इस सफर की शुरुआत कितनी चुनौतीपूर्ण थी, जरा इसका अंदाजा लगाइए। 1992 में एक मशहूर मैगजीन ने उनकी पहली लीड फिल्म नालैया तिरुपु का रिव्यू करते हुए एक बेहद तीखी लाइन लिखी थी। उन्होंने लिखा था, क्या इस चेहरे को थिएटर में देखने के लिए हमें पैसे खर्च करने चाहिए? सोचिए, 18 साल के एक लड़के के लिए ये कितना बड़ा झटका रहा होगा। विजय इस बात पर पूरी रात रोते रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी सबसे गहरी निराशा ही सबसे बड़ी वापसी की नींव रखती है, और यहां भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1, द एक्टर, मास हीरो की इमेज। देखिए, विजय के इतने बड़े राजनीतिक उदय को समझने के लिए हमें सबसे पहले सिल्वर स्क्रीन पर उनके विकास को देखना होगा। उन्होंने रातों रात ही मुकाम हासिल नहीं किया था। अगर हम इस सफर को क्रोनोलॉजिकली देखें तो चीजें और साफ हो जाती हैं। 1992 की उस फ्लॉप शुरुआत के बाद 1996 में आई हिट फिल्म पूवे उना कागा ने उन्हें एक सॉफ्ट रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित किया। उन्होंने पहले एक लॉयल फैमिली ऑडियंस बनाई और फिर 2004 में आई मेगा हिट फिल्म गिल्ली। इस एक फिल्म ने सब कुछ बदल दिया और उन्हें एक ऊर्जावान अजेय मास एक्शन आइडल बना दिया। अब आते हैं पार्ट 2 पर, द फिलैंथ्रोपिस्ट, फैंस का संगठन। पर्दे पर किसानों, महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए लड़ने वाली उनकी छवि सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रही। इसी छवि ने असल जिंदगी में एक बहुत बड़े और संगठित जमीनी आंदोलन की जमीन तैयार की। 85,000, जी हाँ, 85,000। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये विशाल आंकड़ा उनकी उस छिपी हुई राजनीतिक मशीनरी के स्केल को दर्शाता है। साल 2009 में विजय ने बिल्कुल चुपचाप अपने 85,000 अलग अलग फैन क्लब्स को एक ही संगठन में मिला दिया और इसे नाम दिया गया विजय मक्कल यकम, यानी वीएमआई। और दिलचस्प बात यह है कि वीएमआई सिर्फ नाम का संगठन नहीं था। एक समाज कल्याण संगठन के भेष में वीएमआई ने एक दशक से ज्यादा समय तक एकदम चुपचाप हर विधानसभा क्षेत्र में ग्राउंड लेवल पर काम किया। ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, मुफ्त भोजन बांटना, प्राकृतिक आपदाओं में राहत पहुंचाना और 10वीं 12वीं के टॉपर्स को अवार्ड्स देना, इन सब पहलों ने युवाओं और ग्रामीण मतदाताओं के साथ विजय का एक ऐसा रिश्ता कायम कर दिया जिसे तोड़ना मुश्किल था। चलिए अब बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ, द रिबेल, सिनेमा और रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स का टकराव। ये पूरा सफर बिना किसी घर्षण के पूरा नहीं हुआ था। सोर्स मटेरियल का अगर हम निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करें तो पता चलता है कि स्थापित राजनीतिक दलों के साथ हुए इन तीव्र टकरावों ने ही उत्प्रेरक का काम किया। 2 अहम घटनाओं पर गौर करते हैं। 2013 में तत्कालीन एआईएडीएम की सरकार ने एक कथित राजनीतिक खतरे के चलते विजय की फिल्म थलाइवा की रिलीज में रुकावटें डाली, क्योंकि इसकी टैगलाइन थी टाइम टू लीड। इसके बाद 2017 में फिल्म मर्सल के एक डायलॉग में जीएसटी की आलोचना की गई, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने उन्हें जोसेफ विजय कहकर उनकी ईसाई पहचान को निशाना बनाया। इसके बाद हालात और भी गंभीर हो गए। तारीख थी 5 फरवरी 2020, जब उनके चेन्नई स्थित आवास पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। उनके समर्थकों ने इसे साफ तौर पर एक राजनीतिक उत्पीड़न माना। नतीजा ये हुआ कि इसके बाद हजारों फैंस ने खुलकर उनसे गुहार लगाना शुरू कर दिया कि वे औपचारिक रूप से राजनीति में आएं और तमिलनाडु को बचाएं। अब जरा इस चौंका देने वाले आंकड़े पर गौर कीजिए। 68% स्थानीय निकाय चुनावों में वीएमआई के सदस्यों ने बिना किसी पार्टी सिंबल के निर्दलीय चुनाव लड़ा और 169 में से 115 सीटें जीत लीं। बिना किसी आधिकारिक गठबंधन के पुरानी और स्थापित पार्टियों के खिलाफ 68% की ये जीत चीख चीख कर बता रही थी कि ग्राउंड पर राजनीतिक मशीनरी पूरी तरह तैयार है। और यहीं से शुरुआत होती है पार्ट 4 की, द पॉलिटिशियन, तमिलगावा वेत्री कड़गम, यानी टीवीके। पानी की गहराई नापने के बाद उन्होंने अपनी आधिकारिक एंट्री को बेहद सोची समझी रणनीति के साथ अंजाम दिया। यहां तक कि 2020 में अपने ही पिता द्वारा बिना सहमति के रजिस्टर की गई राजनीतिक पार्टी को भी उन्होंने भंग करवा दिया था। 27 अक्टूबर 2024, ये वो दिन था जब अपनी पहली विशाल रैली में, जहां 3 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे, विजय ने स्पष्ट रूप से अपना युद्ध का मैदान परिभाषित कर दिया। उन्होंने मंच से बीजेपी को फांसीवादी कहते हुए अपना वैचारिक विरोधी बताया और सत्ताधारी डीएमके को जहरीला बताते हुए अपना राजनीतिक विरोधी घोषित कर दिया।
कमिटमेंट किसे कहते हैं, ये इस 250 करोड़ रुपए के आंकड़े से समझिए। दिसंबर 2025 में उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म जननायगन की घोषणा की। राजनीति को खुद को पूरी तरह से समर्पित करने के लिए उन्होंने 250 करोड़ रुपए की इस भारी भरकम फीस को हमेशा के लिए ठुकरा दिया। लेकिन इस एक्सप्लेनर में हमें करूर रैली की उस दुखद राजनीतिक घटना का भी जिक्र करना ही होगा। इस एक घटना ने उनके इस पूरे मोमेंटम को लगभग पटरी से ही उतार दिया था। हुआ यूं था कि 27 सितंबर को करूर रैली में उनके पहुंचने में भारी देरी हो गई। जहां उन्हें दोपहर में पहुंचना था, वो शाम 7 बजे पहुंचे। इसके कारण भीड़ बेकाबू हो गई और एक जानलेवा भगदड़ मच गई। इस भीषण हादसे में 9 बच्चों सहित 41 लोगों की जान चली गई और 200 लोग घायल हो गए। इसके बाद वो 48 घंटों तक पब्लिक की नजरों से पूरी तरह गायब रहे और फिर सीधा एक बचाव पक्ष का वीडियो लेकर सामने आए। उस वीडियो में कोई माफी नहीं मांगी गई थी। इसके विपरीत उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं पर हुई पुलिस एफआईआर को सत्ताधारी डीएमके की एक राजनीतिक साजिश करार दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री से सीधे शब्दों में कहा, मुख्यमंत्री जी, अगर बदला लेना ही है तो मुझ पर लीजिए, उन्हें मत छुइए। अब आते हैं आखिरी हिस्से पार्ट 5 पर। 2026 मास्टर स्ट्रोक, कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी। करूर के उस भारी झटके से उभरने के बाद पार्टी टीवी के 2026 के चुनावों में बिल्कुल अकेले उतरी। उनके पास एक बेहद सटीक मैनिफेस्टो था। ये घोषणा पत्र कोई रैंडम लिस्ट नहीं थी, ये एक हाइपर स्पेसिफिक रणनीति थी। महिलाओं को 2500 रुपए, बुजुर्गों को 3000 रुपए, बेरोजगार युवाओं को 4000 रुपए तक, गरीब दुल्हनों को 8 ग्राम सोना और किसानों की कर्ज माफी। ये सब कुछ ग्राउंड लेवल पर एक मजबूत और जीतने वाला वोटिंग गठबंधन बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। और इस रणनीति का नतीजा 4 मई 2026 को इतिहास रच दिया गया। नवगठित टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीत लीं। वो राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन गए और पूर्ण बहुमत के आंकड़े से केवल 10 सीटें ही पीछे रह गए। इस राजनीतिक भूचाल का अंदाजा आप सिर्फ इस एक बात से लगा सकते हैं कि खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन अपनी ही कोलाथुर सीट एक टीवी के उम्मीदवार के हाथों हार गए। इस एक हार ने 50 साल पुरानी सत्ता के अंत और विजय के इस अविश्वसनीय सफर पर पूरी तरह मोहर लगा दी। तो जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत पर आते हैं, इस सिनेमैटिक और असल जिंदगी के सफर को देखकर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने खड़ा होता है। क्या भारतीय लोकतंत्र के भविष्य का परिदृश्य पूरी तरह से बदलने वाला है? क्या पारंपरिक राजनीतिक दलों का युग अब खत्म हो रहा है और यह सुविचारित, स्टार संचालित जमीनी आंदोलनों का नया दौर है? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जो हमें आने वाले राजनीतिक भविष्य के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।